हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि फिजिक्स की क्लासेस हो रही है, केमिस्ट्री की हो रही है। अब कुछ दिनों में जल्द ही बायो की और मैथ की भी शुरू होने वाली है। और जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं उनके नोट जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में कुछ दिनों में। तो आप लोग बने रहें। तो शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इंट्रोडक्शन। एज एक्सपेक्टेड सबको पता होगा कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है। नॉन मेटल अगर मैं बताऊं, मेटल और नॉन मेटल में हम लोग ने पढ़ा था कि नॉन मेटल के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो 4 हो सकते हैं या 5 या 6 या 7 तक हो सकते हैं। नॉन मेटल वैलेंस शेल कितने होंगे? 4, 5, 6 या 7 तक हो सकता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन के पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल है उसके पास या तो 4, 5, 6, 7 तक हो सकते हैं। मेटल की बात रही अगर, तो मेटल के पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो 1, 2, 3 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये तो थी मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो कार्बन के पास टोटल जो है, सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। इट मीन्स कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक, तो के सेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। और आउटर मोस्ट शेल यही एल सेल है इसका, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो इसका जो वैलेंस सेल होगा, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो इसको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सबसे पहले ये बता दूं कि ये होता क्यों है? स्टेबिलिटी के लिए होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर ले। वो क्या होता है, या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है आउटर मोस्ट शेल में। तो कहेंगे कि ये जो है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और नोबल गैस में क्या आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है नोबल गैस का है। तो फॉर यहां पे लिखते हैं कि टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन के पास 2 ऑप्शंस होंगे। या तो पहला ऑप्शन, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाए, और 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? हाइड्रोजन के पास, सॉरी हीलियम के पास। और इसका आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो भी एक होता है कि नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर जाए। तो एक तो ये इसके पास ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाए और क्या बनाए? कार्बन+4। या दूसरा ऑप्शन ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। अगर ये गेन कर लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 4 और आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C-4। 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्स्ट्रा में गेन कर लिया तो C-4 बन जाएगा। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, 2 रास्ता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने का। लेकिन यहाँ पे इत्तेफाक की बात यह है कि ये दोनों जो है, दोनों वे जो है पॉसिबल नहीं है कार्बन के केस में। रीजन ये है कि पहला केस में क्या होता है कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसके पास काफी हाई एनर्जी की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड हाई एनर्जी। ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और इन केस अगर ये हो भी जाए तो इसके पास टोटल
6 प्रोटॉन होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में, एक कार्बन के अंदर में। तो ये भी रास्ता जो है सही नहीं है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीवमेंट के लिए। दूसरा रास्ता यह है कि ये क्या करे, गेन कर ले। गेन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि गेन करने के बाद इसके पास जो है टोटल प्रोटॉन 6 प्रोटॉन होंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन जो होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होता है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो है होल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके पास टोटल 6 ही प्रोटॉन होता है और बाहर में 10 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल पे, उसको होल्ड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए ये दोनों रास्ता जो है, ये दोनों वे जो है कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन क्या करता है, तो कार्बन ना तो लूज करता है ना गेन करता है, ये क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। बॉन्ड बनाने के लिए ये शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके जो भी बॉन्ड्स बनाते हैं उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आगे हम लोग बात करते हैं, और इससे पहले आप अच्छे से नोट करें, बात करेंगे कोवेलेंट कब बनता है, आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, ठीक है। तो आप पहले इसे नोट कर लें। तो मैं बात कर रहा था कि कार्बन जो है क्या करता है, शेयर करके जो है बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे एग्जांपल CH4 है, CH4 है कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो इसमें क्या हुआ होगा कि कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वैलेंस शेल में, और वैलेंस शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 4 हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन से ले लेता है, एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर कर लेता है। इस तरह करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपका है, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है वो कार्बन का हो जाएगा, जो इसका है वो उसका है, और जो इसका हाइड्रोजन है कार्बन का वो तो इसका रहेगा ही। तो टोटल जो अब हो गए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड और भी जो है मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे O2 की बात करते हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास टोटल जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं देखूँ तो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, L सेल में 6। तो टोटल वैलेंस सेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसे कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करने के लिए। तो ये एक वैलेंस शेल में इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे रिक्वायर्ड है। तो दूसरे ऑक्सीजन से ये शेयर कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, और बॉन्ड बना के जो है ये O2 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का है। जैसे हाइड्रोजन के केस में भी वही है, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, एक, और इसको इलेक्ट्रॉन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए क्या चाहिए, नियरेस्ट इसके पास क्या है, हीलियम है, तो एक और चाहिए। तो ये एक हाइड्रोजन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो शेयरिंग करके जो है ये अपना मॉलिक्यूल्स बना लेता है। तो इसे भी कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे N2 को देख लेते हैं। N2 में क्या है, नाइट्रोजन के पास K में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है K शेल में। L सेल में कितने हैं, L सेल में जो है 5 है। तो टोटल इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड है, और वैलेंस शेल में 5 है। तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो है अपना बॉन्ड बना लेता है, और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और एक कोवेलेंट बॉन्ड में, एक बॉन्ड में, इन वन कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से एक बन रहा है। तो टोटल जो है कार्बन 4 बॉन्ड बना लिए 4 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन में भी वही है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का और एक दूसरे ऑक्सीजन का मिलकर 2 बॉन्ड बना लिए। तो ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। यहाँ भी नाइट्रोजन के साथ भी वही है, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे 3 नाइट्रोजन के साथ इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ इन्वॉल्व है। तो यहाँ भी एक बॉन्ड है, यहाँ भी एक बॉन्ड है, यहाँ भी है। तो 3 कोवेलेंट बनाकर यहाँ पर नाइट्रोजन जो है N2 का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आपने देखा एग्जाम्पल कोवेलेंट बॉन्ड का। लेकिन आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे मैं समझूं सोडियम है, सोडियम के पास जो है
सोडियम सोडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो के सेल में कितना है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितना 8 और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे नोबल गैस नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीवमेंट के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे जो है या तो इसके पास एक ऑप्शन है कि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर जाए, लूज कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो ये जो है क्या बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा। नियॉन का क्या है 10 है। या और दूसरा क्लोरीन ले लेते हैं Cl। क्लोरीन क्लोरीन के पास के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में कितने हैं 8 और एम में 7 है। और अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये जो है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। यहाँ पे क्या था कि ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर जाए तो लूज करने के बाद क्या होगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 8 होने के बाद तो वो कहते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है, ऑक्टेट। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम क्या करता है यहाँ पे क्लियरली देखते हैं। सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है और क्या बनाता है Na+। और क्लोरीन क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या बनाता है Cl-। तो यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है Na+ और Cl- आयन, Na+ और Cl- आयन, तो यहाँ पे आयन दो अपोजिट आयन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या करता है, आयन को होल्ड करके रखता है और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड। और इसकी वजह से जो कंपाउंड बनता है यहाँ पे जो बना NaCl, इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसे पहले आप अच्छे से नोट करें, सब समझ में आ गया। ठीक है, आप देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं आयोनिक कंपाउंड, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से जो कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो देख ले। तो हमने देखा था कि आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ बनते हैं। आयोनिक बॉन्ड बेसिकली आयोनिक बॉन्ड जो है वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे एग्जांपल मैंने देखा था सोडियम क्लोराइड, तो Na क्या है, मेटल है, दिस इज मेटल, एंड क्लोरीन क्या है, दिस इज नॉन मेटल। बट कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बनता है, किसके बीच में, नॉन मेटल। ठीक, तो ये चीज है। तो आयनिक बॉन्ड मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, आयोनिक कंपाउंड जनरली क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है MPBP हाई होती है। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता हूं ओनली इन मेल्टेड स्टेट, मेल्टेड स्टेट। ठीक है, ये थी। जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है इसकी हाई होती है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो है इलेक्ट्रिक कंडक्ट करता है सिर्फ मेल्टेड स्टेज में। और सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी ओनली इन वाटर और पोलर सॉल्वेंट। यहीं पे अगर मैं बात करूं कोवेलेंट कंपाउंड की, प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड में क्या है कि तीनों स्टेज में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेज में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसकी लो होती है। ठीक है, लो क्यों होती है, ड्यू टू वीक न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस। और तीसरा क्या है इसकी, तीसरा इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो नो इलेक्ट्रिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
इन एनी फेजेस, किसी भी फेज में इलेक्ट्रिक करंट नहीं कंडक्ट करता है। चौथा, सॉल्युबिलिटी की बात करें अगर, तो सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे चार जो है आयोनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है और चार कोवेलेंट कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है, इसका आयोनिक कंपाउंड की हाई होती है। अब मैं बात करूं बॉन्ड स्ट्रेंथ की, जैसे हमने देखा था कि ओ के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे हमने देखा था नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था। ठीक, जैसे हाइड्रोजन के बीच में देखा था सिंगल बॉन्ड था। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ट्रिपल बॉन्डेड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये है ऑर्डर किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ बोला जाता है बॉन्ड की मजबूती को, कि कितना एनर्जी देने के बाद जो है बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, अगर इसको भी नोट कर लें आप साथ में, इसको मिटा देता हूं मैं। बॉन्ड लेंथ की बात करूं अगर, तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बोला जाता है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम इन्वॉल्व इन द बॉन्ड। डिस्टेंस बिटवीन nuclei of two atom या two nuclei of atom involved in bond। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ में क्या है कि सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड एंड एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। यहीं पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्डेड वाले का जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आयोनिक बॉन्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पे मैंने बेसिक बातें किया। अब हम लोग बात करेंगे कार्बन के बारे में, क्योंकि कार्बन का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एक वर्सेटाइल नेचर होता है, कार्बन जो है के पास जो है एक वर्सेटाइल नेचर, वो कहीं भी पाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस के बारे में, डायमंड के बारे में, तो वहां भी होता है। एटमॉस्फेयर की बात करूं, अर्थ एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट होता है एज ए फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन मौजूद होता है। मैं बात करूं ह्यूमन की बॉडी की, तो वहां भी प्रेजेंट होता है एज ए कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, डीएनए में। तो कार्बन जो है हर जगह हर फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं कार्बन हैज अ वर्सेटाइल नेचर। ठीक है, आप इससे पहले अच्छे से नोट करें, फिर मैं बात करता हूं आगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसकी दो वजह है, दो मेन वजह है। एक तो कार्बन के पास एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन क्या है ये बताना हूं। दूसरा जो है इसके पास टेट्रावैलेंसी, ड्यू टू टेट्रावैलेंसी। ठीक है, कैटिनेशन किसे बोला जाता है, कैटिनेशन जो है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को बोला जाता है। कार्बन कैन लिंक विथ कार्बन बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म स्ट्रेट चैन ब्रांच्ड चैन एंड रिंग। तो कार्बन के पास जो है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है और इसकी वजह से वो कार्बन के साथ अटैच्ड हो सकता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड। और उसमें क्या होता है, इसी की वजह से वो लॉन्ग चैन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है और रिंग के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये चीज है। कार्बन जो है कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी का फॉर्मेशन कर लेता है। ये चीज है। दूसरी बात यह है कि कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी कहने के बाद इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंसी है।
तो ये क्या करता है कि 4 बॉन्ड बना लेता है किसके पास, किसके साथ, कार्बन क्या करता है, कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स किसी के साथ भी, 4 बॉन्ड्स विथ लाइक 4 बॉन्ड्स विथ 4 कार्बन एटम। कार्बन के पास, कार्बन जो है 4 कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है, या कह सकते हैं कार्बन जो है 4, उसे 4 बॉन्ड बनाना है 4 हाइड्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है मोनोवैलेंट एटम के साथ, या कह सकते हो डाइवैलेंट एटम, लाइक डाइवैलेंट एटम के साथ भी अटैच हो सकता है लाइक ऑक्सीजन। ट्राइवैलेंट एटम के साथ भी अटैच हो सकता है लाइक नाइट्रोजन। ये सारी चीज़ें, जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लेता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ भी बना लेता है, ये सारी चीज इस तरह का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ड्यू टू दिस रीजन कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी, कार्बन एक वर्सेटाइल नेचर शो करता है। ठीक है, तो ये थी बात। कार्बन, अगर मान लो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होगा तो कार्बन के पास कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा 4 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और इस चैप्टर में हम लोग का फोकस सिर्फ हाइड्रोकार्बन पर आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे, यहाँ मैंने बताया जैसे कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बना लेता है बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड ओ बना लेता है, लेकिन हमारा फोकस इस पर आएगा हाइड्रोकार्बन पे। ठीक है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, आप लोग इसे पहले अच्छे से नोट कर लें। हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन की। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ प्रेजेंट हो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो है मेनली 2 टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है क्या, अल्केन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है अल्कीन एंड अल्काइन। ये तो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड वाले और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आता है अल्केन और अनसैचुरेटेड में अल्कीन अल्काइन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, या मोलिकुलर फॉर्मूला कहते हुए, मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं अल्कीन का, तो अल्कीन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CnH2n। यहाँ पे जितने कार्बन होता है उससे डबल हाइड्रोजन +2 CnH2n+2। और अल्कीन के पास क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं उससे डबल हाइड्रोजन होता है अल्कीन के केस में। और अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये अल्काइन का फॉर्मूला है। अल्केन के अंदर में नो एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट। अल्केन के अंदर में क्या होता है, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अल्कीन के अंदर में एटलीस्ट क्या होता है, एटलीस्ट 1 CC डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और अल्काइन के अंदर में भी एटलीस्ट 1 CC ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये अल्कीन और अल्काइन के बारे में जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। अल्केन के अंदर में किसी भी तरह का डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं दिखेगा आपको। अल्कीन के अंदर में एक कम से कम एक डबल बॉन्ड कहीं पे भी दिख जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये अल्कीन है। अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। तो ये हमने पहले डिवाइड कर दिया हाइड्रोकार्बन में। अब हम लोग इस आगे पढ़ेंगे इसकी नोमेनक्लेचर की, IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। तो हम लोग आप देखेंगे IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नोमेनक्लेचर। ये हम लोग एक पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए।
IUPAC, नोमेनक्लेचर। दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड है, सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है ऐसे, इसलिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नामाकरण किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है, ताकि नाम को याद रखा जा सके या उसका उसका नाम बनाया जा सके, निकाला जा सके। तो इसके लिए हम लोग कुछ रूल समझेंगे पहले, कि जब रूल्स हम लोग समझ लेंगे उसके बाद के एग्जाम्पल देख लेंगे, किसी भी कंपाउंड को उठाकर उसका नोमेनक्लेचर कर लेंगे। तो उसका सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल ये है कि आप रूट वर्ड समझे। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड जो होता है ये नंबर ऑफ कार्बन्स को बताता है। नंबर ऑफ कार्बन, उस कंपाउंड में कितने कार्बन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ वर्ड यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए इथ वर्ड यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप वर्ड यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड यूज करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट वर्ड यूज करते हैं, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। ये सारी चीजें तो रूट वर्ड में हम लोग समझते हैं नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। अगर एक कार्बन हो तो मिथ वर्ड यूज करते हैं नोमेनक्लेचर करने टाइम। दूसरा चीज है प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स जो है ये बताता है कि कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पे ये देखेंगे प्राइमरी सुफिक्स क्या बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है, ये बताता है ना। और वो कैसे पता चलता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो वो अल्केन होता है, और अगर कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख गया तो वो अल्कीन में आता है, और अल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इससे पहले मैंने बताया। फिर अगर मान लो किसी भी जगह अगर कंपाउंड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो वो अल्काइन है और वो भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो प्राइमरी सुफिक्स से ये क्लियर होता है कि वो कंपाउंड क्या है, ये बताता है। तीसरा चीज है सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स में जो है, सेकेंडरी सुफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को बताता है कि उस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में या तो अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल, अल्कोहल OH, OH वर्ड, OH जो आपको दिखेगा कंपाउंड में अल्कोहल के लिए। एल्डिहाइड एज ए फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। एल्डिहाइड के लिए C++OH आपको दिखेगा कार्बन, इसमें कार्बन चेन में। या आपको कीटोन C++O फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड C++OOH ये आपको दिखेगा कार्बन चेन में। तो ये एज ए फंक्शनल ग्रुप दिखाया जाता है। या ईस्टर, ईस्टर की बात है C++O, या इथर, ये सब एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करता है, ठीक है। जो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सुफिक्स यूज करते हैं, किसके लिए? अल्कोहल के लिए, वो होता है ऑल। क्या यूज करते हैं? कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो सेकेंडरी सुफिक्स ये बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है OH ग्रुप, तो उसके लिए हम लोग जो सुफिक्स वर्ड यूज करते हैं ऑल यूज करते हैं। हम लोग एग्जांपल में सीख लेंगे। यहाँ पे जो रूल्स है पहले उस रूल्स को देख लेते हैं अच्छे से। और अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो अल वर्ड यूज होता है। अगर कीटोन है तो ओन वर्ड यूज होता है, ठीक ठीक है, एज ए सुफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड यूज होता है, ओइक एसिड। अगर ईस्टर है तो ईस्टर के लिए यूज होता है O8। अगर ईथर है तो ईथर के लिए यूज होता है, ईथर के लिए कुछ खास जो है ये सुफिक्स नहीं है, ठीक है। अब जो है ये 3 हो गया सेकेंडरी सफिक्स। चौथा जो हम लोग ध्यान देंगे वो होगा प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स बताता है सब्स्टिट्यूएंट को,
कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन को। पेरेंट चेन वो होता है जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन दिखता है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन के बाद जितने भी ब्रांचिंग बाहर निकला हुआ है पेरेंट चेन के अलावा, उसको हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। सब्स्टिट्यूएंट में हो सकता है आपको वो मिथाइल मिथाइल हो सकता है, मिथाइल, या आपको इथाइल ग्रुप लगा हो, या प्रोपाइल ग्रुप लगा हो साइड में, या आप कह सकते हैं नाइट्रो ग्रुप लगा हो, या नाइट्रोसो लगा हो। ये सब एज ए सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, ठीक है। मिथाइल बोला जाता है। मीथेन क्या होता है? CH4 अल्केन है। अल्केन में अगर एक हाइड्रोजन आप निकाल दिए, अल्केन -1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू अल्काइल, ठीक है। जैसे अगर हम मीथेन में एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो बन जाएगा मिथाइल। अगर इथेन में एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो बन जाएगा इथाइल। ये चीज़ है, ठीक है। जैसे मीथेन क्या होता है? CH4 इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, क्या बचेगा? CH3। तो दिस CH3 इज मिथाइल, ठीक है। इथाइल क्या होता है? इथाइल होता है इथेन क्या होता है? C2H6। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? C2H5, और दिस C2H5 इज इथाइल, ठीक है। इसी तरह प्रोपाइल में क्या होता है? C3H8। इसमें एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या होगा? C3H7, और C3H7 इज प्रोपाइल। तो ये सब एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करता है। जो पेरेंट चेन के अलावा ब्रांचिंग हो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में मानते हैं, और उसको अलग से एक मतलब नोमेनक्लेचर में उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इसे अच्छे से पहले नोट करें रूल रेगुलेशंस, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स में प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे कि कैसे नोमेनक्लेचर की जाती है। हम लोग रूल रेगुलेशन देख लिया था, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि नोमेनक्लेचर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ये कंपाउंड है CH4, ठीक है। CH4 में एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? एक कार्बन है टोटल, तो एक कार्बन के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे, रूट वर्ड, वो क्या होगा? मिथ। एक कार्बन के लिए मिथ वर्ड यूज कर देते हैं। और कार्बन कार्बन, कहीं भी कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है क्योंकि एक ही कार्बन है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या है? तो फिर ये सैचुरेटेड है तो मीथेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह करेंगे। और अगर हम देख लेते हैं दूसरा, CH3 इस दोनों के बीच में पहली बात तो दो कार्बन है। दो कार्बन है तो क्या होगा? दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए इथ वर्ड यूज करते हैं, और ये सैचुरेटेड है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इथेन। इसी तरह अगर मैं 3 कार्बन ले लिया, CH3 CH2 CH3, ये चीज़ है, इसके लिए वर्ड यूज होगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, और एक भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्रोपेन हो जाएगा। अगर मैं इसी तरह 4 कार्बन ले लिया, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ठीक है। ये चीज है। अगर मैं यहां पे इस ब्यूटेन को ये स्ट्रक्चर लिख दिया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का अगर मैं बोलूँ नोमेनक्लेचर करने का, नाम लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। पहला स्टेप होता है कि हम लोग किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर के लिए पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं, और पेरेंट चेन बताया था मैंने कि लॉन्गेस्ट चेन को माना जाता है पेरेंट चेन। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? ये है लॉन्गेस्ट चेन, 4 कार्बन का, तो इसको हम लोग पेरेंट चेन मानेंगे। और बताया था कि पेरेंट चेन के अलावा जो भी ब्रांचिंग निकलती है उसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, तो ये एज ए वर्क करेगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या है? मिथाइल है, तो मिथाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? 4 कार्बन की, तो कहेंगे ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम है।
अब ये बताइए आप मुझे कि इस दोनों कंपाउंड में सॉरी 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 सॉरी, एक कार्बन हटा देता हूं यहां से, ठीक है। तीन कार्बन का तीन कार्बन का था, ये था, यहाँ पे क्या था, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन कर देंगे, क्योंकि पेरेंट चेन अब 3 कार्बन का बचा है, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे इस दोनों स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, फर्क ये है, सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क है। मोलिकुलर फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है, C4H10। इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो C4H10 है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हम लोग इसको कहेंगे आइसोमर। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे का आइसोमर है। और कौन सा आइसोमर है, स्ट्रक्चर में अलग है ये, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसे कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये है, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब देखते हैं, पांच कार्बन की ये चेन है। देखो अगर यहाँ पे कार्बन क्या है, एक बॉन्ड बना रखा है, बाकी बॉन्ड जो है हाइड्रोजन से फुलफिल करते हैं, ठीक है। वो लिखना जरूरी नहीं है बार बार, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक कार्बन कार्बन एक बॉन्ड यहाँ से बनाया हुआ तो इसके पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ तो इसके पास 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से बाकी बाकी वैलेंसी फुलफिल करते हैं। तो 4 कार्बन की ये चैन है, इसको हम लोग नाम लिखेंगे, ये सॉरी 5 कार्बन की है तो क्या बोलेंगे, पेंटेन। अगर यहीं पे मैं आपको ये स्ट्रक्चर बना दूं, ठीक है, इसका नाम बोलूं आपको, तो पहला पहला काम क्या होता है कि पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना। पेरेंट चेन सिलेक्ट किया, पेरेंट चेन कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट चेन, और यहाँ पे जो ये बाहर निकला हुआ ब्रांचिंग, इसे एज ए सब्सटीट्यूएंट मानते हैं। अब काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, ये तो 1 2 पोजीशन पे जो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल। और कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 4 कार्बन का, तो कहेंगे ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका भी जनरल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला तो आपको मिलेगा C5H12। इसका भी आप देखेंगे तो C5H12, ठीक है। सिर्फ डिफरेंट कहाँ है, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसका और आइसोमर में बनाऊं अगर, CH3 CH2 CH3, इस स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12। यहां भी इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये भी इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अगर इसका मैं नाम नोमेनक्लेचर करूं तो इसका पहले, सबसे पहले आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करें, नंबरिंग करें 1 2 3, तो 2 नंबर पे जो है 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम लिख देंगे हम लोग 2 2 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है तो 2 के लिए डाई डाई वर्ड यूज करते हैं, 2 2 डाई मिथाइल। बाकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो पूरा नाम क्या होगा इसका, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और ये तीनों जो है आपस में एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसके लिए एक कॉमन नेम भी है, अगर स्ट्रेट चेन हो बिना ब्रांचिंग का तो हम लोग कहेंगे इसे नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। यहां पे क्या है कि अगर किसी भी कंपाउंड में दिस टाइप्स ऑफ यूनिट आपको दिख रहा हो और बाकी अदर ब्रांचिंग ना हो तो इसे कहेंगे आइसोपेंटेन। और इस तरह का यूनिट आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे हम लोग इसका कॉमन नेम बोलेंगे क्या, नियोपेंटेन। इसके लिए कॉमन नेम भी है, ठीक है। ये IUPAC नेम और ये कॉमन नेम नियोपेंटेन, ये था IUPAC नेम और ये
कॉमन नेम क्या है, आइसोपेंटेन। तो ये थी कुछ एग्जांपल जो हम लोग ने इसका नोमेनक्लेचर करके देखा। और भी एग्जांपल पे प्रैक्टिस करते हैं, आप नोट करें पहले इसे अच्छे से। CH2 CH2, इसका अगर मैं नाम लिखूं तो क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, इथ। ठीक है, इथ है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। पहले तो इसका काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2, पैरेंट चेन यही चेन दिख रहा है, तो इथ और सैचुरेटेड तो है नहीं, अनसैचुरेटेड है, तो यूज करेंगे इथ। वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे इथ 1 इन। ठीक है, इथ 1 इन से हम लोग डायरेक्ट इथीन भी लिख सकते हैं। ये अगर हाँ, यहाँ पे इथीन के केस में यानी अल्कीन के केस में जो स्टार्ट होती है चैन, वो 2 कार्बन से मिनिमम जो है 2 कार्बन होना जरूरी है, क्योंकि अल्कीन के अंदर में अल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड में आता है, और अल्कीन के अंदर में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, और डबल बॉन्ड कभी एक कार्बन के बीच में नहीं होगा, 2 कार्बन होना ही चाहिए। तो 2 कार्बन से शुरू होती है। 3 कार्बन की अगर मैं अल्कीन ले लूं, ये है, बाकी हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इसका नाम लिखूं अगर, तो ये है पेरेंट चेन 1 2 3, नेमिंग कर दूं, है ना। नेमिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड हो, वहां से स्टार्ट करते हैं, आगे मैं बताऊंगा और अच्छे से। तो इसका नेमिंग क्लेचर क्या होगा, 3 कार्बन का है तो क्या यूज होगा, प्रोप, और एक फर्स्ट कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन जो है इसका क्या है, नाम है इसका, IUPAC नेम, ये चीज है। अगर मैं 4 कार्बन का ले लूं, 4 कार्बन का ले लूं, तो इसका भी नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूट, और एक नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है डबल बॉन्डेड, तो ब्यूट क्या होगा, 1 इन। ये अगर मान लो मैं यहीं पर इस कंपाउंड को चेंज करके लिख दूं सी, इसका फॉर्मूला क्या है, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला सी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सॉरी जनरल फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इस कंपाउंड का, C4H8, ये है। और इस कंपाउंड के बारे में बताऊं तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8। इसका नाम लिख लेता हूं पहले, नाम क्या है, पहले नंबरिंग कर दो, सेकेंड नंबर पे इसका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 इन। ठीक है, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है। यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड है वो 1 और 2 कार्बन के बीच में, यहाँ पर जो सी डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 कार्बन के बीच में, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे, इस दोनों कंपाउंड के, ये दोनों कंपाउंड आपस में एक पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट पोजीशन ऑफ सी डबल बॉन्ड इज डिफरेंट, ये चीज है। तो इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करते रहेंगे। और अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो ये क्या है, ये है एक अल्काइन। अगर 2 कार्बन से है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इथ, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। 1 कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे है तो इथाइन 1 आइन करके लिख सकते हैं, या अगर 1 के लिए हम लोग डायरेक्ट मिला देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, सिर्फ 1 के लिए, 2 3 के लिए नहीं, तो इसको डायरेक्ट इथाइन लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इथ 1 आइन, ये चीज है। अगर 3 कार्बन का होगा तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे 1 2 3, क्या यूज करेंगे, प्रोप 1 आइन, ये नाम होगा। अगर 4 कार्बन के लिए होगा तो क्या यूज करेंगे, 1 2 3 4, ब्यूट 1 आइन। फिर सेम एज इट, इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं, इस सीसी ट्रिपल बॉन्डेड का पोजीशन अगर चेंज करके यहां लिख दूं, इसका अगर मैं आपको जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताऊं तो क्या है, सी कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन से वैलेंसी फुलफिल करोगे तो कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे, ये है एक अल्काइन, तो अल्काइन क्या होगा, C4H6।
और इसका भी जो है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 ही है, बस डिफरेंट क्या है कि CC ट्रिपल बॉन्डेड का लोकेशन डिफरेंट है। लोकेशन इसका नाम लिख लूँ पहले 1 2 3 4। सेकेंड नंबर कार्बन पे इस बार जो है आपको CC ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ब्यूट 2 आइन, ये लिखेंगे। तो यहाँ भी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस पोजीशन डिफरेंट है। तो ये भी एक, ये दोनों भी एक आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर है। आइसोमर है, ये सारी चीजें हैं। और अगर यहाँ पे एक चीज है, अगर मान लो ये कंपाउंड था, क्या था, इथीन था, ये क्या था, प्रोप 2 इन था, ये क्या था, ब्यूट 1 इन था। यहां से इस दोनों कंपाउंड में एक कॉमन डिफरेंसेस आ रहा होगा, CH2 यूनिट का, CH2 यूनिट का इस दोनों कंपाउंड में एक डिफरेंट आ रहा होगा। यहाँ भी एक CH2 यूनिट का CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा होगा। कहने का मतलब कि ऐसा सीरीज जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बस CH2 यूनिट का जो है डिफरेंसेस हो, उसको कहते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। यहाँ भी वही सेम चीज होगा, इन दोनों कंपाउंड के बीच में CH2 यूनिट का भी CH2 यूनिट का डिफरेंस दिखेगा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंसेस दिखेगा। इनके बीच में भी CH2 यूनिट का डिफरेंसेस है, 4 कार्बन और 3 कार्बन वाले जो है अल्काइन के बीच में भी CH2 यूनिट का डिफरेंसेस है। तो अगर एक ही सीरीज का आ रहा हो, अगर अल्केन के सीरीज का ही आ रहा हो या अल्कीन सीरीज का, और CH2 यूनिट से डिफरेंसेस हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो रहा है, और हम लोग कुछ और से एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप इसे पहले नोट करें अच्छे से। तो अब इनका नोमेनक्लेचर करके देख लेता हूँ। यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है, सेलेक्ट द पेरेंट चेन। सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होता है, और पेरेंट चेन जो है लॉन्गेस्ट चेन को माना जाता है। लॉन्गेस्ट चेन इसमें क्या है, आपको लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो दिस विल बी पेरेंट चेन। ये जो है आपको पेरेंट चेन। बाकी पेरेंट चेन के अलावा जो भी ब्रांचिंग होता है उसको मैंने बताया था कि वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, सब्स्टिट्यूएंट होगा या एज ए फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। तो ये जो है मिथाइल है, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ है। अगर यहाँ इस साइड से, राइट साइड से काउंट करते हैं तो 1 2 2 पोजीशन पे आ रहा है। अगर राइट साइड से काउंट कर रहे हैं तो 2 पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। और अगर लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं तो पहले कहाँ आ रहा है, 3 कार्बन पे। तो हमेशा याद रखना, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो गया कि सब किधर से काउंट करूं, क्योंकि इधर से काउंट कर रहे हैं तो तीसरा नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से काउंट कर रहे हैं तो दूसरा नंबर पे है। तो हमेशा याद रखना कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दिया जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इधर से काउंट करूँ तो 3 नंबर पे, तो पहले लोएस्ट नंबर को प्रायोरिटी देंगे। तो ये वाला जो है सही होगा, 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ तो क्या बोलेंगे, और 2 नंबर पे और 6 नंबर पे लगा हुआ तो लिखेंगे 2 6 डाई मिथाइल, 2 6 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन का है पेरेंट चेन, टोटल 8 कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। ये है इसका IUPAC नेम, 2 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। पहले हमने क्या दिया, रूट वर्ड्स, है ना। पहले मैंने रूट वर्ड लिखा, उसके बाद जो है क्या लिखा, सुफिक्स लिखा है, सुफिक्स ऐड किया, उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स, फिर सेकेंडरी सुफिक्स। तो इस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं। तो ये तो हो गया कि अगर दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देंगे जो लोएस्ट नंबर पे आ रहा हो। यहाँ पे 2 नंबर पे था और इधर से तीसरा नंबर पे आ रहा था, तो इस साइड से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि किधर से काउंट करूं। फिर यहाँ पे इसी तरह का देख लेता हूँ, यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है CH3CH2, एक साइड से क्लोरीन लगा हुआ और एक साइड से ब्रोमीन लगा हुआ। तो यहाँ भी एक कंफ्यूजन है कि किधर से काउंट करूँ, इस साइड से काउंट करूँ या इस साइड से काउंट करूँ। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग अल्फाबेटिकली जाते हैं, अल्फाबेटिकली, क्योंकि दोनों साइड से पहले कार्बन पे लगा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5। इधर से काउंट करूँ तो पहले कार्बन पे लगा हुआ ब्रोमीन ग्रुप, अगर इधर से काउंट करूँ तो पहले कार्बन पे लगा हुआ है क्लोरीन ग्रुप।
तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन के लिए हम लोग जो है अल्फाबेटिकली जाते हैं। अब क्लोरीन में सी पहले आता है या ब्रोमीन में बी पहले आता है, अल्फाबेट में बी आता है, तो इधर से काउंट करेंगे, इस साइड से, राइट साइड से। तो नाम क्या होगा, यहाँ पे नाम लिखेंगे, पोजीशन देंगे ब्रोमीन को 1, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, और कितने कार्बन का चयन है, 5 कार्बन का, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। ये तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो लोएस्ट नंबर को प्रायोरिटी देंगे। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर सेम नंबर पे एक जैसा, सेम नंबर पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली जाएंगे। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्या करूंगा, पेरेंट चेन सेलेक्ट करूंगा। पेरेंट चेन कौन होता है, लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या है, ये है, कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 कार्बन का है। ठीक है, और उसके बाद ये जो साइड में बचे सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन यहाँ पे ये गलत है। गलत क्या है, गलत ये है कि यहाँ पे पेरेंट चेन जो है ये नहीं होगा। इस केस में पेरेंट चेन ये होगा। ये होगा पेरेंट चेन। कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 कार्बन का है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन तो कार्बन पेरेंट चेन नहीं है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ये है 5 कार्बन का, हम लोग ने पेरेंट चेन 4 कार्बन वाले माने। यहाँ पे रीजन ये है कि अगर डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड जिसमें हो कार्बन चेन में, उसको पेरेंट चेन मानते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट चेन ये होगा उसके अकॉर्डिंग। और बाकी जो बचे, ये क्या बचा, सब्स्टिट्यूएंट बचा, और ये सब्स्टिट्यूएंट बचा। और नंबरिंग जो इस केस में करेंगे, तो नंबरिंग जो है वो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्लियर है, जहाँ पे डबल बॉन्डेड जहाँ से स्टार्ट है उधर उसी साइड से करेंगे, या डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड का पोजीशन जो है सबसे कम, लोअर लोअर नंबरिंग कौन सा साइड से हो रहा है उस साइड से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 कार्बन 4 कार्बन, तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, दूसरे कार्बन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ, और तीसरे कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे इसका नाम देंगे 3 इथाइल। ई पहले आता है अल्फाबेट में मिथाइल से, तो ई पहले इथाइल यूज करेंगे। 3 इथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल 1, कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 4 कार्बन का, 1 नहीं 4 कार्बन का, तो ब्यूट 2 इन, ये नाम होगा। दिस इज IUPAC नाम फॉर दिस। तो यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम ये सॉल्व हुआ कि अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो तो उसको पेरेंट चेन मानेंगे। यहाँ पे वो नहीं देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरा क्या है, और अगला कंपाउंड क्या है, ये है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि नंबरिंग पहले करते हैं, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन तो यही है, ये वाला पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, यहाँ इधर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इधर डबल बॉन्डेड लगे हुए हैं, तो हमेशा प्रायोरिटी जो है सब्स्टिट्यूएंट से पहले किसको देंगे, डबल बॉन्डेड वाले को। ठीक है, तो हम यहाँ आपको ऑर्डर लिखा देता हूँ, प्रायोरिटी ऑर्डर। IUPAC किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप करें तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करें, आपका जो है आंसर हमेशा सही है, नाम जो है सही आता जाएगा। तो प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले आप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दें, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जिधर लगा होगा उधर से पहले आप करेंगे। उसके बाद आप डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को दें प्रायोरिटी, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को प्रायोरिटी दें। उसके बाद लास्ट में आप सब्स्टिट्यूएंट को दें। ये चीज है, ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर को हम लोग फॉलो करेंगे IUPAC नेम करने से पहले। तो यहाँ पे काउंटिंग क्या करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कार्बन पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो, कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 4 कार्बन का, तो लिखेंगे ब्यूट 1 इन, या इसको 1 है तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, ऐसे लिख देंगे 4 क्लोरो, ओनली फॉर वैलिड ओनली फॉर 1 क्लोरो ब्यूटीन, ये लिख सकते हैं, ये नाम है।
या तो 4-क्लोरो-ब्यूटवनिन या 4-क्लोरो-ब्यूटीन, तो ये नाम है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो लोअरिंग नंबर को देंगे। अगर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हो तो अल्फाबेटिकली जाएंगे हम लोग, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के टाइम में अगर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन आ रहा हो तो उसको इंक्लूड करेंगे पेरेंट चेन के अंदर में, सबसे पहली बात। क्योंकि इसको अगर हम पेरेंट चेन मान रहे थे तो इसमें जो है ये डबल बॉन्डेड कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा था, तो ये यहाँ पे गलत हो जा रहा था, तो ये इसको याद रखना है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि नंबरिंग कहाँ से करूँ, एक साइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे साइड जो है डबल बॉन्डेड लगा हुआ है, तो हमेशा डबल बॉन्डेड वाले को पहले प्रायोरिटी देंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्डेड वाले को पहले प्रायोरिटी देंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देना, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं था, उसके बाद क्या था, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड, तो डबल बॉन्डेड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्डेड को देंगे। उसके बाद लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देना, तो सब्स्टिट्यूएंट को दिया, तो इसके अकॉर्डिंग फॉलो मैंने नाम लिख दिया। तो ये थी आप लोग अच्छे से समझें, नोट कर लें। आप देखते हैं और कुछ कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर करके, ठीक है। जैसे CH3 CH2 OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, 2 कार्बन है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, इथ। और अल्कोहलिक ग्रुप लगा है, अल्कोहलिक ग्रुप के लिए हम लोग क्या जो है सुफिक्स यूज कर रहे थे, ऑल, तो ये हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। अगर यहीं पे इसका नाम लिखूं तो पहले तो पेरेंट चेन ये होगा, नाम करूं 1 2 3, 2 नंबर पे चाहे इधर से करें या इधर से करें, 2 नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, पेरेंट चेन क्या है, 3 कार्बन का है, तो लिखेंगे क्या, प्रोपेन 2 ऑल, ये होगा इसका कंपाउंड, इसका नाम, ठीक है। इसी तरह अगर मैं C11OH इसका नाम पूछूं, एक कार्बन का है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए एक कार्बन है तो क्या यूज होगा, मिथ, और एल्डिहाइड के लिए जो सुफिक्स यूज होता है वो होता है अल, तो यहाँ पे होगा मिथेनल, ठीक है। इसी तरह अगर 2 कार्बन ले लूं, CH3, यहाँ पे भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसका 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इथेनल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं CH3 ये इसका नाम लिखूं तो यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप में कीटोन, तो इसके लिए क्या होगा, 3 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 प्रोप 2 ऑन, ठीक है। 2 कार्बन पे जो है दूसरा नंबर कार्बन पे आपको कीटोनिक ग्रुप लगा है तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 2 ऑन, ये है, ये सिंपलेस्ट कीटोन है, सिंपलेस्ट कीटोन है, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप जो है, कीटोनिक ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O जो है वो मिडिल में चाहिए, मतलब कि टर्मिनल पे नहीं चाहिए, अगर टर्मिनल पे हो तो वो एल्डिहाइड कहला जाता है। C डबल बॉन्ड O अगर टर्मिनल पे हो लगा हुआ तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। और अगर मिडिल पे हो, मिडिल में हो कहीं पर, कहीं बीच में, तो कीटोन कहते हैं। तो कीटोन होने के लिए इसको बीच में चाहिए ना, C डबल बॉन्ड O मिडिल में कहीं पे चाहिए, तो मिडिल के लिए तो एटलीस्ट 3 कार्बन तो चाहिए ही, तो इसलिए ये सिंपलेस्ट कीटोन है, ठीक है, ये चीज है। अगर मैं इसका नाम पूछूं तो क्या होगा, एक कार्बन का है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसका नाम पूछूं, 2 कार्बन का है तो क्या नाम हो जाएगा, इथेन। वैसे इसका नाम अगर यहाँ पे 1 OH एसिड लिखेंगे, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन है तो इसमें नाम नॉमेनक्लेचर क्या करूँ, वैसे मीथेन 1 OH एसिड होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है 1 और 2
तो क्या लिखेंगे, इथेन 1 ओइक एसिड। और एक है तो एक को हम लोग हटा हटा भी सकते हैं, हटाकर एक साथ लिख देंगे इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये चीज है। इसको एक कॉमन नाम भी दिया गया है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और इथेनोइक एसिड के लिए भी एक कॉमन नाम दिया गया है, एसिटिक एसिड। कॉमन नेम का कोई भी रूल्स नहीं होते हैं, रूल्स IUPAC नेम का होता है, जो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं। इसका धीरे धीरे सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करिए और भी कंपाउंड पे ना नोमेनक्लेचर करके, और जो भी रूल्स रेगुलेशन हमने बताया उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये थी, इसको पहले नोट करें। एक दो कंपाउंड और देख लेता हूँ पहले। ठीक है, CH3 OH। अब यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शनल ग्रुप भी है कार्बोक्सिलिक एसिड, सब्स्टिट्यूएंट भी है मिथाइल, और डबल बॉन्डेड भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे काउंटिंग किधर से करेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। अगर मान लो इस साइड से मैं काउंट कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप चला गया था। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देना है, फिर डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड वाले को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। तो पहले फंक्शनल ग्रुप को देना है, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, तो फंक्शनल ग्रुप इस साइड से, तो यहाँ से हम लोग काउंटिंग करेंगे। 1 नंबर इस कार्बन को देंगे, लोएस्ट नंबर देंगे फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, लोएस्ट नंबर। ठीक है, 2 3 4 5 6 ये है। तो इसका अगर नोमेनक्लेचर करूं तो 4 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 6 कार्बन का, तो लिखेंगे हेक्स। और 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, हेक्स 2 इन। और एक कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सुफिक्स क्या यूज करते थे, ओइक एसिड। तो क्या होगा, 1 ओइक एसिड। ये इसका IUPAC में ये चीज है। दूसरा और कोई कंपाउंड देख लेता हूं, ये चीज है। तो इसका यहाँ पे क्या है कि इस कार्बन पे, इधर से फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या है फंक्शनल ग्रुप, क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो 2 नंबर पे आपको जो है ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे 2 प्रोप। कितना है, 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो क्या लिखेंगे, प्रोप 2 प्रोप, या प्रोप 2 आइन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये यूज करते हैं। और अगर दो वोवेल एक साथ आ रहा हो, तो यहाँ पे ई को खत्म कर देते हैं, ई को नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं प्रोप 2 आइन 1 ओइक एसिड। ये है लिखने का तरीका। ठीक है, अगर 2 वोवेल एक साथ आ रहा हो तो ई को जो है हटा देते हैं, ई को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये है। अब देखते हैं, जैसे मान लो ईथर के केस में देखते हैं, CH3O इसका अगर मुझे नोमेनक्लेचर करना हो तो इसमें क्या करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, एक साइड जो है हम लोग इसको मान लेते हैं इथॉक्सी। ठीक है, एक साइड जो है अल्कोक्सी, इसका जो नोमेनक्लेचर होता है अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन करके होता है। अल्कोक्सी वाला जो है, अल्कोक्सी जो है वो स्मॉलर पार्ट को मानते हैं, स्मॉलर पार्ट को। तो यहाँ पे स्मॉलर पार्ट दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन का है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, क्या होगा, मिथॉक्सी मिथॉक्सी मीथेन। ये है। अगर यहीं पे मैं ये वाला कंपाउंड ले लूं, CH3 CH2O CH3, ये कंपाउंड ले लूं, तो यहाँ पे लोएस्ट वाला को मैंने क्या कहा था, लोएस्ट वाला को अल्कोक्सी ले लूं, स्मॉलर पार्ट को, तो स्मॉलर पार्ट क्या है, मिथाइल एक कार्बन का, ये 2 कार्बन का है इथाइल, तो इसको अल्कोक्सी बना दूं, तो क्या होगा, मिथॉक्सी मिथॉक्सी, और इसको क्या मानेंगे, अल्केन, तो मिथॉक्सी 2 कार्बन का है तो इथेन होगा, मिथॉक्सी इथेन, ये हो जाएगा। ऐसे नोमेनक्लेचर करते हैं। अगर मान लो मैं CH3 CH3 इस कंपाउंड का करूं,
तो यहाँ पे पेरेंट चेन क्या होगा, ये वाला होगा 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन, और 2 कार्बन पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन का है तो प्रोपेन। ठीक है, ये है ईथर का नोमेनक्लेचर करने का तरीका। तो जितना था मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, अब आप खुद से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लेकर जो है आप खुद से प्रैक्टिस करें, आपके अंदर खुद बिल्डअप हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम आए तो पहले आप स्टार्टिंग से जाए, रूल पे जाए। सबसे पहले क्या होगा, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन होगा। और लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा कि लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो भी चीज आपको बच रहा है ब्रांचिंग में, तो वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसको मान लेते हैं। या अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को के जैसे ट्रीट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप को फिर नंबरिंग करने टाइम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फिर देखेंगे उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसके बाद उसको प्रायोरिटी देते हैं। फिर उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसको प्रायोरिटी देते हैं। इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करना सीख जाएंगे धीरे धीरे। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। यहाँ पे आपका IUPAC खत्म होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, बाकी आगे बढ़ते हैं एलोट्रॉप्स की तरफ। तो अब हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखेंगे। एलोट्रॉप्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। इसी तरह कार्बन भी जो है एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कई टाइप्स का एलोट्रॉप्स बनाता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमंड के बारे में, ग्राफाइट के बारे में। ये सब क्या है, एलोट्रॉप्स है कार्बन का। कार्बन कार्बन मिलकर बनाया है कैटिनेशन, ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, तो ये है, ये 3 एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये दोनों डायमंड और ग्राफाइट जो है क्रिस्टलाइन नेचर का है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो डायमंड जो है, पहली बात तो ये एक कार्बन, डायमंड में क्या है, एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं, लाइक दिस। एक कार्बन 4 अदर कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं टेट्राहेड्रली। जैसे मैं इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं। ये इस तरह से, और इस तरह से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं 3D शेप, जिसमें 1 कार्बन अटैच्ड होता है, अटैच्ड विथ 4 कार्बन। ठीक है, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, तो इसलिए हम लोग इसको 3D शेप बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये एक, अब इसमें एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच्ड है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसका फ्री नहीं है। तो ड्यू टू दिस ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज है। दूसरा क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है क्योंकि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयन इसके पास है ही नहीं, आयन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज है। अगर आप प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रखें तो ये डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज है। तो ये है डायमंड क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में हमने देखा। पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखना है कि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली जो है अटैच्ड होता है, इस तरह से हमने यहाँ पे दिखाया। एक कार्बन देखिए, एक ये कार्बन की अगर मैं बात करूं, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन। इसी तरह
सब कार्बन एक चार से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। जैसे ये कार्बन, ये भी 4 कार्बन के साथ अटैच होगा, ये भी 4 कार्बन के साथ अटैच होगा, एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे बोर्ड पे पूरा आपको अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ये ध्यान में रखना है। अगर आप प्योर कार्बन को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर रखें तो वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है। अब देखते हैं ग्राफाइट के बारे में, ठीक है, नोट करें इसे। अब देखते हैं ग्राफाइट के बारे में। इससे पहले हम लोग ने डायमंड देखा था, ग्राफाइट के बारे में देखा। ये भी एक इलेक्ट्रॉप्स है कार्बन का। ग्राफाइट में क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है लाइक दिस। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा विजुअलाइज करवा दूं। तो इस तरह से अरेंज होता है। इस तरह से होता है। हेक्सागोनल शेप में होता है। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है हेक्सागोनली, हेक्सागोनल शेप बनाता है। यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। इस तरह से हेक्सागोनल शेप बनाता है। और ये एक लेयर का फॉर्मेशन करता है। एक लेयर होता है, फिर उसके बाद एक लेयर, उसके बाद एक लेयर होता है, और एक दूसरे से अटैच होता है लाइक दिस। इस तरह से, इस मैनर में ये अटैच्ड होता है। इसकी बात करूँ तो ये इस कार्बन के साथ अटैच होता है, ये कार्बन जो है इस कार्बन के साथ अटैच होता है बाय वंडर वाल फोर्स, बाय वंडर वाल फोर्स। इस फोर्स से अटैच होता है। एक लेयर दूसरे लेयर के साथ वंडर वाल, एक ये एक बिग फोर्स है, इसके साथ अटैच होता है ग्राफाइट में। तो पहली बात तो ये है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि हेक्सागोनल शेप बनाता है, हेक्सागोनल रिंग बनाता है, ठीक है। तीसरा चीज ये याद रखना है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है ना। और इस टाइप के स्ट्रक्चर की वजह से ये, इसको हम लोग हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चीज है। ये जो ग्राफाइट है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट, ठीक। और यहाँ पे ये जो एक लेयर दूसरा लेयर है, इस लेयरिंग की वजह से ये एज ए लुब्रिकेंट भी काम करता है, ड्यू टू लेयर इट यूज एज लुब्रिकेंट। ये पेंसिल में भी यूज होता है एज ए, ये लेयर का फॉर्मेशन होता है ना। जैसे अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसका पहला लेयर कॉपी पे आ जाएगा आपको, है ना। पहला लेयर जो है निकल कर आपकी कॉपी पे आ जाएगा, फिर आप लिखेंगे, फिर उसका दूसरा लेयर निकल के आ जाता है। तो ये एक लेयर बाय लेयर घटता चला जाता है, लेयर का फॉर्मेशन। इसलिए हम इसको लुब्रिकेंट में भी यूज करते हैं, ये चीज़ है। और ये एक 2D स्ट्रक्चर बनाता है, 2D स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग प्लेनर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर, लेयर वाइज फॉर्मेशन कर लेता है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें ये ध्यान रखना कि एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, पहला चीज। एक कार्बन, अब यहाँ पे एक और बात है, एक कार्बन जब 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास फ्री है। जैसे मान लो इस कार्बन की बात करो, ये इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, या इस कार्बन की बात कर लो। तो देखो एक कार्बन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ बॉन्ड बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है। यहाँ पे भी वही चीज है, 3 बॉन्ड बना रखा है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो हर जगह एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राफाइट जो है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन
है ना। ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीजें है ना। तो ग्राफाइट में पहले बात यह ध्यान रखना है कि एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, हेक्सागोनली अरेंज होता है ना, लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, 2D शेप है स्ट्रक्चर जिसको हम लोग प्लानर भी बोलता है। ड्यू टू दिस लेयरिंग जो है ये एज ए लुब्रिकेंट भी काम करता है। तो ये सारी चीज इसमें ध्यान रखना है। और एक लेयर दूसरे लेयर के साथ जो है वंडरवाल फोर्स के साथ अटैच होता है, ये सारी चीज इसमें ध्यान रखना है। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही वेरी वेरी सॉफ्ट होता है ग्राफाइट, ठीक है। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सारी चीज ध्यान में रखना। अब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, बकमिस्टर फ्लोरेंस। उसमें कुछ ज्यादा बातें नहीं है तो इसको पहले नोट कर लें आप अच्छे से। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखता हूं, क्या है वो, बकमिस्टर फ्लोरेंस। बकमिस्टर फ्लोरेंस ये इसमें जो है सबसे पहला जो आइडेंटिफाई किया गया था, फर्स्ट आइडेंटिफाइड एलोट्रॉप्स वाज C60। सबसे पहला जो आइडेंटिफाई किया गया था वो था कार्बन 60, और ये था फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या था, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर था। और देखने में बिल्कुल किसकी तरह लग रहा था, जियोडेसिक डोम के जैसा। जियोडेसिक डोम ये जो है बनाया गया था किसकी, कौन बनाया था, यूएस आर्किटेक्ट। कौन था, बकमिस्टर फलर। ये जो है इस डोम को बनाया था, जियोडेसिक डोम को। इसके जैसा ये C60 जो था एलोट्रॉप्स, वो जियोडेसिक डोम जैसा लग रहा था। और ये जो जियोडेसिक डोम है ये कौन बनाया था, एक यूएस का आर्किटेक्चर है जो जिसका नाम बकमिस्टर फुलर है। इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया बकमिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। तो ये था लास्ट एलोट्रॉप्स। यहाँ पे हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को समाप्त कर दिया है। इसमें कुछ चीजें और रह गई है, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ये सारी चीज देखना है। और सोप एंड डिटर्जेंट, इन सबको मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगा यहाँ पे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं इस चैप्टर को फिनिश। मिलते हैं अगले वीडियो में।